उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल वन ने किया है पर्दाफाश। Alexander Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए एमएलएम का फर्जी वाड़ा, सिर्फ चैनल वन पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। कैसे इस देश में एक नया सवेरा आएगा, कैसे हल और मिट्टी के बीच एक नया रिश्ता बनेगा, कहां पर नए भारत के बीज बोए जाएंगे, कहां पर हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ मिल पाएंगे। यहां पर देश के सबसे पहले और सबसे विशाल कृषि सम्मेलन में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2013, आओ करें एक और हरियाली क्रांति की शुरुआत। ऐसा
अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइम 8। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दागी सांसदों को बचाने की मुहिम में केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दागी सांसदों के चुनाव लड़ने पर रोक के साथ साथ 2 साल की सजा पाए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की गई थी। इसी पर आज हम करेंगे तफसील से चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को करारा झटका, सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। दागी नेता के चुनाव लड़ने पर रोक के खिलाफ थी याचिका, अब नहीं लड़ पाएंगे दागी चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर इस बात का सबूत दिया है कि दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर कोर्ट बेहद सख्त है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, जेल से चुनाव लड़ने और 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द करने का फरमान भी जारी किया था। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद साफ हो गया है कि दागी सांसद और विधायक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनाए अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कहा था कि कोई सांसद या विधायक निचली अदालत में भी अगर दोषी साबित होता है तो ये नियम तब भी लागू रहेगा। सांसदों और विधायकों का निलंबन सुप्रीम कोर्ट से बरी होने तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को भी निरस्त कर दिया था। दरअसल इस कानून की धारा के तहत आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद प्रतिनिधि की अपील पर सुनवाई होने तक उसे पद पर बने रहने का अधिकार हासिल था। कोर्ट ने दोषी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद पर बने रहने की अनुमति देने वाले जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान को गैर कानूनी करार दिया। दरअसल इस मामले में याचिका बिहार हाई कोर्ट में दायर की गई थी। बिहार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के अलावा 30 अगस्त 2013 को राज्यसभा में लोक प्रतिनिधित्व विधेयक 2013 पेश किया गया था। इस विधेयक में दोषी ठहराए गए सांसदों एवं विधायकों को फौरन अयोग्य घोषित होने से राहत देने का प्रावधान है। बहरहाल अगर ये कानून पारित होता है तो 10 जुलाई 2013 से ही लागू होगा, जिस दिन सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। चलिए चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। यहां से हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो के अंदर। उनसे आपका सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ सुनीता कुदरत जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और टीम अन्ना के सदस्य हैं। साथ ही फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ तमाम चर्चाओं में रहते हैं। शंकर आजाद जी, आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा विवेक शर्मा जी, एडवोकेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट है। कप्तान सोलंकी जी, बीजेपी के नेता, और साथ ही नीता मिश्रा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ, डॉक्टर नीता मिश्रा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चर्चा की शुरुआत में करूंगा सबसे पहले नीता मिश्रा जी, कैसे देखती हैं आप इस पूरे जो फैसले को, आज जो बात कही गई, क्या यह झटका नहीं है आप लोगों के लिए, सरकार के लिए क्या यह झटका नहीं है? इतनी बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही क्योंकि वो जुडिशरी है और उसको लॉ को इंटरप्रेट करने का पूरा हक है जी। लेकिन जब हमारी सरकार ने
ये प्ली रखी जजेस के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि इस फैसले को फिर से एक बार रिव्यू किया जाए जी, तो कुछ सोच के रखी है। ये सोच के रखी कि पहली बात तो 2005 में, जी बिल्कुल किरकिरी की तो कोई बात ही नहीं है अभी, क्योंकि सारी पार्टीज, ये केवल कांग्रेस का ही एक ये निर्णय नहीं था, ये तो सारी पार्टीज का मिलकर के एक निर्णय है। और ठीक है, अभी प्रतिनिधित्व तो सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन अगर केवल कांग्रेस ही इन्वॉल्व होती तो आज क्यों सारी पार्टियां एक साथ होकर के, एकजुट होकर के खड़ी होती। मेरा कुल ये कहना है कि 2005 में यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने अपना जजमेंट दिया था, और तब बल्कि उस समय कुछ ऐसे चीफ जस्टिस भी थे, बालाकृष्णन जी थे, काटजू जी थे उस बेंच में, जिनका खुद का स्वयं सुप्रीम कोर्ट के वो लोग जजेस रहे, चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका आज स्वयं ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ने ये जो फैसला दिया है ये शायद ठीक नहीं है, इसको उनको रिव्यू करना चाहिए था। और जब ये तब कांग्रेस का या जो सारी पार्टीज हैं उनका केवल यही मानना था, यही कहना था कि रिव्यू इसलिए किया जाए क्योंकि ये एक छोटी बेंच, दो हो सकता है कि कुछ एरर हो, ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, इसलिए एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसको नहीं, आपको नहीं लगता आप एक तरफ खाद्य सुरक्षा बिल लाते हैं और बात करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने की, सब करने की, तो शुरुआत तो यहीं से ही होती है। अब आप जब लोग ऐसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए था, वो देखना चाहिए था, तो क्या इस संकेत आपके खिलाफ नहीं जाएगा? एक सस्पिशन का एनवायरमेंट है, ये मैं मान सकती हूँ, लोगों के मन में है, शायद इसलिए इस बेंच ने ऐसा, इसे भी भुनाइए ना, ऐसे क्यों नहीं भुना रहे? मुझे हेलो जी, इस चीज को तो भुनाना चाहिए, आपको तो एक बानगी पेश करनी चाहिए कि कांग्रेस में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त तो नहीं किया जाता। आप भी, बीजेपी आपके साथ खड़ी है, तो आप भी इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाता। राहुल जी शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल्स को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन मैं कुल ये कहना चाहती हूँ कि जब केस ऑलरेडी कंसिडर किया जा रहा है, यही तो था कि जब तक कन्विक्शन मान लीजिए हो भी जाता है, पर अगर अपील है हायर कोर्ट में, तो उसको तब उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं करनी चाहिए, लेजिस्लेटर की या एमपी की, उसको हायर कोर्ट में, और ज्यादातर केसेस में जो है बरी हो जाते हैं। तो और कई केसेस गलत, ज्यादातर केसेस गलत भी होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं, क्रिमिनल केसेस हो सकता है कुछ ठीक भी होते हो, तो कम से कम हायर कोर्ट की तरफ से जब तक कन्विक्शन ना हो, अपील में पड़ा हो, जब तक। जी नीता जी, मैं आपके पास होगा। कप्तान सिंह सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि आप भी तो खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको भी चिंता है कि आपके दागी भी जो है, और आपके साथ तो बहुत लंबी एक लिस्ट है दागियों की जुड़ी हुई, तो आपको भी लगता है कि गलत हो रहा है जो हो रहा है, निर्णय जो आया है वो ठीक नहीं है, क्या आप भी यही मानते हैं? सर्वोच्च कोई भी कानून है, उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। हम तो कानून बनाते हैं, तो कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी मंशा क्या है, वो भी हम बताते हैं, बनाते हैं, लेकिन उस कानून का जो एग्जीक्यूशन है या उस कानून के तहत हमको कोई सजा देनी है, कोई स्पष्टीकरण है, ये स्पष्ट करने के लिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अधिकार संसद को नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात अगर कही है तो उसको गलत करने का, कहने का अधिकार भी हम राजनेताओं को नहीं है, संसद को भी नहीं। क्यों नहीं आप कहते हैं? आप भी तो, आपके हाथ में भी सिस्टम, आप विपक्ष के अंदर है, आप ही बानगी पेश कीजिए। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी भी साथ में है, और आगे जाके निर्णय जो होंगे, जो तमाम तरह की इस पर दलीलें दी जा रही हैं, आप मानिए ना इस बात को। आप क्यों नहीं कहते कि नहीं, हाँ दागियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों आपको इतनी वोट बैंक की चिंता है? इस समय दो पक्ष हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय माने जुडिशियरी है, और दूसरा पक्ष जो है राजनीतिक दल है। जी, अब तक जो लोक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें 8(4) एक धारा है, ये धारा हमको माने ये अनुमति देती है कि जब तक कोई व्यक्ति का कन्विक्शन जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता, आपने लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, लेकिन वो आदमी दूसरी कोर्ट में अगर चला गया तो चले जाने के बाद वो कन्विक्शन पे इससे हो जाता है। अब ये 8 और 4 जो धारा है उस लोक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। आप एक उंगली उठे, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विवेक शर्मा जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं? देखिए, कन्विक्शन पे स्टे नहीं होता है, सिर्फ सेंटेंस पे स्टे होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पे। ठीक है, तो सेंटेंस पे खाली स्टे होता है। जब तक वो बरी ना हो जाए तब तक वो कन्विक्ट ही रहते हैं, लेकिन सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होता जो लोअर कोर्ट ने दिया होता है। तो ये चिंता क्यों हो रही है इन सब लोगों को इतनी? आपको क्या लगता है? आप देख रहे हैं, आप बतौर चिंता तो आपने अभी कहा ही ना कि सबसे ज्यादा दागी इधर हैं, उससे कम उधर हैं, उससे कम उधर है, तो जब दागियों की फौज बनी हुई है, नकार रहे हैं
अपील के लिए मौका दिया जाता है, हर सिटीजन को दिया जाता है। और आप कह रहे हैं जब तक बरी ना हो जाए वो कन्विक्ट है। अरे जब तक अपील चलती है तब तक वो कन्विक्ट। ठीक है नीता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। ऐसा है, जितने भी अगर आरोपित हैं, कन्विक्ट हुए हैं, जो भी कुछ है, लेकिन ये रेसिंग टू द बॉटम में ये सारी पार्टियां क्यों लग गई हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक तो अच्छा कदम उठाया, उस पे भी ये अपना अच्छा नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके ये अपने दागियों को बचाने में लगे हुए हैं। जितने भी दागी हैं वो जब तक रहेंगे, एक पॉलिटिक्स इतना नोबल प्रोफेशन था, लेकिन उसको इन्होंने ऐसा लूट तंत्र मचा के उसको इतना खराब कर दिया है कि अब ये इस चक्कर में लग गए हैं कि कौन ज्यादा लूटे। चोर चोर मौसेरे भाइयों के सब हाथ मिला लेते हैं और जिसमें इनका फायदा होता है उस चीज के लिए ये सब एक हो जाते हैं। इससे ही सिविल वॉर बढ़ रहे हैं, इससे ही नक्सलवाद बढ़ रहा है। इनके इल गवर्नेंस की वजह से सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। जुडिशरी ने अब पहली बार तो कुछ अच्छा कदम उठाया है और ये लोग जो इसको अपोज कर रहे हैं, ये इस लेजिस्लेशन इनका ये करना ही ये दिखाता है दे आर ऑल रेसिंग टू द बॉटम, और उसका ये माइलस्टोन है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है पॉलिटिक्स के? नहीं, पॉलिटिक्स का नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि राहुल जी बहुत विरोधी हैं अपराधियों के लेकिन बिहार में वो साधु यादव को साथ लेते हैं, पप्पू यादव को साथ लेते हैं, तो ये चरित्र तो आपको सामने पता चल जाता है। नहीं, जाहिर है। और ये सिर्फ इस कांग्रेस का नहीं है, आज चूंकि राजनीति के जो हमाम उसमें सारे लोग नंगे हैं। काजल की कोठरी हो गई जिसमें जो लोग भी जाता है, हाँ कुछ लोग जरूर इससे अलग दिखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कपिल सिब्बल का जो बयान अभी हाल में आया था, कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह सांसदों और सुप्रीम कोर्ट पर एक तरह से अदालत पर जिस तरह से उनकी टिप्पणी थी वो बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी थी और उन्होंने इसी मसले को लेकर कहा था। तो आप नीता मिश्रा जी किस बचाव कर रहे हैं अगर अपने दल का और अपराधियों का, तो ये बहुत अजब सी बात लगी। शंकर आजाद जी, क्या आप भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं? आ रहा हूँ नीता जी आपके पास आ रहा हूँ। मैडम एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। शंकर आजाद जी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे देखते हैं कि आप भी इनके साथ इस मंच पे खड़े हैं? आपको भी लगता है कि जो दलीलें दी जा रही हैं जो वो बिल्कुल ठीक है? उच्चतम न्यायालय ने जो पहल की है वो स्वागत योग्य है जी, लेकिन दागी को परिभाषित भी होना चाहिए। पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी तो केस होता है। हम लोग दिन रात भुगतते हैं। लोअर कोर्ट में जिस तरह से मैनेज करता है, गवर्नमेंट करता है, चाहे पदाधिकारी करता है, चाहे हम अगर व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं तो उसमें अगर हमको कन्विक्शन उस तरह से कर दिया जाता है तो उसको भी पुनर्विचार उसमें होना चाहिए। यही संशय जो है कि एक तरफ से अगर कोई सरकार में बैठा हुआ लोग है, प्रशासन में बैठा हुआ लोग है जी, और अपने विपक्ष को खत्म कर दे। नहीं, पर आप बताइए 2004 से अब तक चुनाव लड़ने वाले तकरीबन 11,063 उम्मीदवारों में से 5,233 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले हैं। अब गंभीर मामला तो अपने आप में शो कर ही रहा है कि कुछ गंभीर उसने किया होगा, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए पॉलिटिकल पार्टी? मैंने कहा कि स्वागत के योग्य है, लेकिन उसका फायदा अलग टाइप से नहीं लेना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा याफ्ता जो लोग हैं कन्विक्ट, वो ही सिर्फ इसके परव्यू में आएंगे, 4 कॉर्नर्स जी। 2 साल से नीचे वाले जो एजिटेशंस करते हैं 151, 107 में बंद होते हैं, बेल हो जाती है, तो वो कम गंभीर अपराध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्शियस व्हाइल गिविंग दिस डिसीजन। इस पर सिद्धार्थ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि शंकर ने जिस बात को किया बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकारें जो बैठी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उसको भी उसकी या कोई बहुत महत्वपूर्ण नेता है जो उनके सामने खड़ा होने की कोशिश, बिल्कुल उसको सरकारें कन्विक्ट करवा, चूंकि लोअर कोर्ट में कई चीजें ऐसी होती हैं जहां बहुत सारी चीजें फैसले अपने पक्ष में करवाए जाते हैं, वो राज्य सरकारों के हाथ में होती है। गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं जो 2 साल से ज्यादा, जैसे वकील साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि 2 साल से कम वो आंदोलन या आंदोलनों से अलग भी उन पर आरोप लगवाए जा सकते हैं, क्योंकि आज की राजनीति में जो है इसका परसेंटेज कितना देखते हैं आप? नहीं, आज की राजनीति फिर तो इस बात पे भी आना पड़ेगा कि अभी जो बिल्कुल रिसेंट केस हुआ है वो तो चिल्ला के कह रहे हैं साजिश है, आरोप है, जोधपुर जेल में बंद है। नहीं, वो पॉलिटिकल साजिश है। ये देखिए, तो देखिए सारी चीजों को तोलना पड़ेगा। पहली बात तो सारे केसेस ऐसे नहीं होते हैं, अगर 1%, 2% है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है, डिसीजन ना माना जाए सिर्फ इसलिए छोटा सा ब्रेक, उस पर भी विचार होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। लास्ट टाइम ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि जो दलील दी जा रही है, इसके ऊपर जो दलीलें दी जा रही है उस दलील पे भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि उन नेताओं के बयानों पे भी, जो इस फैसला जब शुरुआत में आया था उसके बाद जो बयान थे और उसके बाद किस तरह से सभी दल एक साथ एक मंच पर खड़े हो गए और इसके खिलाफ बात करने लगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। बहुत अहम विषय पर हम बात कर रहे हैं। ये चर्चा इसीलिए गंभीर है क्योंकि हम जब देश की हालत देखते हैं और हम भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि एक अन्ना का जब आंदोलन खड़ा हुआ था तब सभी पार्टियां एक दूसरे की टांग खींच रही थी, पर आज जब ये एक फैसला आता है और इस तरह की बातें होती हैं कि क्या दागी सांसदों को पूरी तरह से उनकी सदस्यता को निरस्त कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस ओर इशारा करती है, तो क्यों सब एक मंच पर खड़े हो जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं और कितने परसेंटेज इसकी चांसेस हैं जो दलीलें सरकार की ओर से आ रही हैं, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। नीता मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपको संसद की गिरती साख पर अफसोस नहीं लगता? आपको नहीं लगता संसद की साख बार बार गिरती जा रही है, इस तरह की बातें होती हैं तो क्या आपको इस विषय में जरा भी चिंता नहीं दिखती? देखिए, प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न ये है कि जब भी ये बात उठी है, जब ये फैसला हुआ, पहले भी जब हुआ 2005 में भी हुआ और अभी भी बाद में जब 10 जुलाई के बाद रिव्यू के लिए कहा गया, तो किस बेसिस पे कहा गया, क्यों कहा गया? रिव्यू के लिए इसलिए कहा ठीक है कि भाई आप सैलरीज मत दीजिए, आप वोटिंग राइट्स मत दीजिए, लेकिन हाउस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप लगातार कह रहे हैं कि दागी सांसद, दागी एमएलए, आप ही के मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने यह बात कही थी कि सभी दलों में इस फैसले को लेकर चिंता में कोर्ट कर सकता हूं उनको, कि सभी नेताओं ने संसद में गिरती साख पर अफसोस जाहिर किया। हर एक को देखिए, जितने भी हमारे लीडर्स तो क्यों फिर कमलनाथ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, लगातार ये लोग इस बात के बारे में चिंतित भी रहते हैं और इस पर हमेशा ध्यान, इस पे इनका विशेष तौर से ध्यान जाता है कि कोई भी जो क्रिमिनल लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको हम बढ़ावा ना दें। लेकिन चिंतित हैं। जब फैसला ही नहीं हुआ, जब अपील में है, तो आप उसको पहले से ही हाउस से बाहर कर दो, निरस्त कर दो। इससे हाउस डिस्टर्ब होता है, गवर्नेंस डिस्टर्ब होती है। तो हाउस तो वैसे भी नहीं चल रहा जब तक फैसला नहीं होता, चाहे वो अपील में हो, फैसले के लिए रुकना है। पर नीता जी, अभी भी तो हाउस कहां चला पा रहे हैं? आप लोग एक ही विषय के ऊपर कभी विपक्ष वॉकआउट कर देता है, आप लोग भी उनको विश्वास में लेकर काम नहीं कर पाते। स्थिति तो जस की तस ही है। नहीं, देखिए, वो तो अलग कारण है जिसके लिए वॉकआउट कर जा रहे हैं। नहीं, पर बात आपकी सदस्यता करने और संसद नहीं चलने की अगर आप कह रही हैं तो फिर ये बिंदुओं को भी आपको ध्यान में रखना होगा। महत्वपूर्ण रोल होता है, वो तो ये उनको ये हक है कि वो वॉकआउट कर जाए। विवेक जी आपको जवाब दे रहे हैं। मैडम मैं आ रहा हूं आपके पास में। विवेक जी, डॉक्टर नीता जी का आर्गुमेंट यदि माना जाए जी, तो फिर तो जितने भी कन्विक्ट हैं, जिनकी अपील पेंडिंग है, सबको जेल से बाहर निकाल दो। उन्हें क्यों जेल में रखा जाता है फिर? जी, जितने भी कन्विक्ट हैं ये कहना चाहूंगी, हीनियस ऑफेंसेस में या साधारण ऑफेंसेस में भी जी, एक 379 का केस चोरी का होता है, उसमें भी अपील जाती है, वो भी बाहर नहीं आ पाता बेचारा। मतलब नेता करे तो वो पाप नहीं है, जी, और तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। अपील वाली जो बात है वो कोर्ट ने बहुत अच्छे से उस पर कॉन्शियस है कोर्ट। देखिए, दे आर द लॉ मेकर्स।
अगर और कहीं पर दो बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 8(4) में अगर कहीं थोड़ी भी बात डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के आई है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, तो वो केवल इस वजह से कि जो लॉ मेकर्स हैं, हम पूरी तरह से वी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 जो भी कहता है, आर्टिकल 101, 102 जो भी कहते हैं, इसके लिए हम लोग अबाइड करते हैं। लेकिन जहां तक लॉ मेकर्स की बात है, और जब तक उनका केस वो पूरी तरह से बरी नहीं हो जाते, अगर उनको पहले ही आप उनकी सदस्यता को निरस्त कर दें, मान लीजिए कल को वो बाइज्जत बरी कर दिए गए, तो सदस्यता तो उनकी वापस आने वाली नहीं। इसलिए अगर ये बात हमने कही, ठीक है विवेक जी क्या कहेंगे इस बात पे? ये बात तो हर उस कन्विक्ट के साथ लागू होती है जो जेल में है। यदि वो पिताजी आगे विवेक जी का कहना है कि ये बात तो फिर हर वो कन्विक्ट के साथ लागू होगी ना जो जेल में है। केसेस में अपील में बरी होते हैं लोग, तो उनकी क्या सारी इज्जत वापस आ जाती है? जो लॉ बना रहे हैं वो दिन वापस आ हमें अलग तरह से मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। नीता जी मैं आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं इनकी बात सुन लूं, फिर आपको पूरा मौका मैं दूंगा बोलने का। 2 मिनट। 10 जुलाई का जजमेंट हुआ जी, पूरे देश संक्षेप में, पूरे देश में हड़कंप मच गया, पॉलिटिकल क्लास में स्पेशली जी। तो आनंद फानंद में नया विधेयक लाया गया, जी, पास कराया गया जी। जब रिव्यू में ही इन्हें जाना था तो इतनी जल्दी संसद में उसे पास कराने की क्या थी? और फिर अभी रिव्यू 2014 आ रहा है ना, अभी रिव्यू के बाद एक ऑप्शन और बाकी है, क्यों रिव्यू में जाएंगे? ठीक है कप्तान सिंह सोलंकी साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको भी अपने बड़े बड़े नेताओं के भविष्य पर संकट मंडराता दिखता है? अगर हम बात करें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी पर विवादित ढांचे को गिराने को लेकर संबंधित जांच चल रही है, क्या आप भी इस बात से घबराए हुए हैं? स्पष्ट कर दीजिए अगर नहीं तो। नहीं, इससे हम घबराए हुए नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है, लेकिन मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए आज राजनीति के अंदर जो लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था है उसके अंदर 3 बातें बहुत जरूरी है। जो पब्लिक मैन होता है उसको वो पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा ये है कि राजनीति में से अपनी व्यवस्था में से अपराधीकरण गायब होना चाहिए, और तीसरी चीज जो है वो है करप्शन की, ये करप्शन गायब होना चाहिए। ये 3 चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक देश के अंदर सुरक्षा स्थापित नहीं होगी, स्वराज की कल्पना नहीं होगी। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है कि स्वराज आना चाहिए, हरेक का जीवन पारदर्शी होना चाहिए, अपराधीकरण जाना चाहिए और करप्शन भागना। अब आप दोनों बात कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूँ मैं, वो फजल इमाम जी मैं आपसे पूछता हूँ, 160 सांसद हैं जिनके आरोप हैं, ठीक है, कम से कम 70 सांसद ऐसे हैं जिन पर आरोप सही पाए जाने पर 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। ऐसे देश भर में 1286 विधायकों पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? अगर हम इन आंकड़ों पे जाएं, अगर हम बात करें तो ये तो साफ बयां कर रहे हैं। हम अति गंभीर पे भी बात करें, हम मान लेते हैं कि चलिए जिन पे आरोप है उनको हम न भी देखें, पर जो गंभीर है, जिन पर अति गंभीर आरोप है, वो तो 70 सांसद आपके देश की संसद में बैठे हैं और वही कानून बना रहे हैं, तो कैसा कानून बनाएंगे? सिद्धार्थ जिस बात की पहले इशारा किया, नीता जी और कप्तान जी की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम वो संविधान बनाते हैं। ठीक है, डर नहीं है इसकी सबको, तो सजा आपने ये है, लेकिन कानून का जो देश के कानून का जो थीम है वो समझिए आप। कानून का थीम ये है कि एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 99% लोगों को अपराध को हमें मुक्त करना पड़े। ये हमारे कानून का थीम है। इनोसेंट आदमी परीक्षित नहीं होना चाहिए, और जब इनोसेंट आदमी परीक्षित नहीं होना चाहिए तब फिर तो हमारा कानून की व्याख्या यही होगी ना कि जब तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाए तब तक आप उसको सदस्यता से कैसे हटा सकते हैं? इसका आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट सर जल्दी से बात। उसमें यही सिद्धार्थ के जैसे अभी उन्होंने कहा जी, कांग्रेस इस देश में शासन में ज्यादा समय तक रही, ठीक है, जाहिर है कि अपराध को बढ़ाया उसी ने, राजनीति में लेके आई। और मैं बहुत सीधा नाम लेना चाहूंगा कि इंदिरा जी के रिजिम में और खासकर फिर संजय गांधी के रिजिम में जिस तरह से अपराधीकरण हुआ, आप दिल्ली के देख लीजिए, दिल्ली के कई नेताओं पर कितने गंभीर आरोप लगे, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, सज्जन कुमार जैसे हो, और कई लोग निधन हो चुका हो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जिस तरह से अपराधीकरण हुआ और अपराध जिस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ, तो कांग्रेस की देन है। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा इस पर फिक्र लगी कि अचानक अगर इस तरह की ठीक है, ये वही लोग हैं जो उन लोगों को टिकट चिंता जो दोनों ओर है। तो चिंता, सुनीता जी मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक एक और ले लूं। यहां पर ये बात एक कुल मिलाकर निकल करके आ रही है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो मामले हैं, जिन मामलों की बात है या जिनके तर्क दिए जा रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है कि सरकार जब चलती है बड़ी प्रैक्टिकलिटी से चलती है, साम दाम दंडभेद अपनाया जाता है और उसके बाद पूरी तरह कानून लागू कर दिया जाए
तो अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, क्योंकि बार बार आपको फिर चुनाव कराने पड़ेंगे। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, चल लौटे। उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। हम लगातार इसी विषय पर उठा रहे हैं, जो दलीलें दी जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, उसके ऊपर जरा मैं थोड़ा सा संज्ञान डालना चाहूंगा। और मैं सवाल नीता जी से लेना चाहूंगा इसके ऊपर कि नीता जी, ये जो दलीलें हैं, ये बात हम एक पक्ष भी ये भी देखते हैं, जैसे कि ये बात आपकी ओर से जो आपकी ओर से जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी ओर से कही जा रही है कि अगर सजा पाए सांसद या विधायक को 1 साल बाद ऊपरी अदालत ने अगर बाइज्जत बरी कर दिया, तो फिर उसके बाद उसके उपचुनाव में उसकी सीट के ऊपर कोई और भी लड़ सकता है, उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो आपको लगता है ये जो बातें आपकी ओर से बार बार रखी जा रही है, वाकई बहुत ज्यादा इसमें ग्रेविटी है, इसमें बहुत दम है, बहुत दम दिखता है जमीनी तौर पर अगर हम बात करें तो? नीता जी मैं रोकूंगा, लोकतंत्र का ढांचा आप कह रही हैं, और जो संसद बैठे हुए हैं, जो वहां पर जो आरोपित हैं ऑलरेडी, क्या वो अगर संसद में बैठे तो वहां ढांचा खराब नहीं हो रहा? तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी सब नेताओं को जो दागी हैं। होने देंगे तब ना। तो पर अच्छा ही आप लोगों के लिए, दागी लोग हट जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? पता नहीं क्यों ये पार्टियां, इसमें जो अच्छे लोग हैं वो इसकी सहमति क्यों नहीं दे रहे? अरे दिए हैं जब भी तो इतने लोग पहुंचे हैं मैडम, उसी पे तो हम बात कर रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है। कितने क्रिमिनल है, गलत सरकार चुन ली जाती है, आपको दिखाता है। लोकतंत्र रहने कहाँ दिया आप लोगों ने? नीता जी आज तो तंत्र है, सिर्फ लोग कहाँ है, तंत्र ही चल रहा है। देखिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जो था ना संविधान में, उसको इन्होंने फॉर द पीपल कर दिया है। दूर चले गए हो आप लोग, जनता से दूर चले गए हो, ऑफ द पीपल कर दिया है, जनता से कट गए हो, और बाय द पीपल हो गया है। वोट जो है ना वो बाय द पीपल हो गया है। इसलिए ये तो आप रहने दीजिए कि लोकतंत्र में वो वोट से हार जाएंगे। वोट से तो दागी जीत जाते हैं, दबंगई से जीत जाते हैं, ठीक है, वहां वो बिल्कुल अलग हिसाब किताब है।
दो चार ऐसे होते हैं तो भाई अब हर कानून में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। नहीं, उनके उन 70 सांसदों को क्या, जिन पे गंभीर आरोप है, आरोप सही भी पाए गए? फिर तो अगर आप ये दलील दे रही हैं तो फिर आप वो भी जवाब दीजिए कि कम से कम 70 सांसद ऐसे हैं जिन पर आरोप सही भी पाए गए हैं। देखिए, आप दोनों बात कर रही हैं ना, वही तो बात है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा आप भी क्लैरिटी से बात करें। इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है नेताजी आपको इसकी बात माननी चाहिए। जो भी बात पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष को बचाने की कोई बात नहीं हो रही जी, क्रिमिनल को बचाने की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे केवल बात हो रही है, आप मत भूलिए कि यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने पास किया एक्ट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट। हम लोग अकाउंटेबल पॉलिटिशियंस आर आल्सो अकाउंटेबल टू द पीपल। आरटीआई ठीक है, चलिए। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, क्या आप ये कहना चाह रही है कि जैसे कानून में आरोपी को सारे हक मिलते हैं वैसे नेता को भी मिले? सिद्धार्थ, सबसे बड़ी चीज ये है कि ठीक है सर, जितने ज्यादा क्रिमिनल्स आएंगे पार्टी के अंदर वो गवर्नेंस को खराब करेंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तभी विपक्षी पार्टी पे ज्यादा केस लगाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि क्रिमिनल्स आए ही ना पार्टियों में। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता हमारी बहुत जागरूक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारा सिस्टम एकदम, हमारी पार्टी पूरी तरह से साफ सुथरी है, तो इलेक्शन आने दीजिए, बहुत दूर नहीं आ रहे हैं इलेक्शन। देखिए, फिर आप इलेक्शन की भाषा बोल रही मैडम, मैं वो बात नहीं कर रहा। ठीक है, कप्तान सिंह सोलंकी साहब, परिभाषित होना चाहिए ना। हाँ, मोटिवेटेड कहानी होगा उसके बारे में तो कुछ बताइए। डर तो उस चीज का भी होगा। कांग्रेस ने दागी है, बीजेपी ने दागी है, फला ने दागी और हमारे ने दागी नहीं है। ये तो अभी जब थोड़े दिन की बस बात है तो पता लग जाएगा किसने दागी है किसने नहीं है। और दागी कहने से क्या होता है, जब तक की अपील फाइनली बड़ी कोर्ट में 22% आप में भी दागी हैं वैसे। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी चीज ये है जी कि ये फैसला उस बिहार से है जहां अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा कि वो जंगल राज है। बिहार ठीक है, ये फैसला सुना है जी। दूसरी दिक्कत ये है कि नेताजी नहीं मानेंगे या कप्तान सिंह साहब नहीं मानेंगे, क्योंकि आज जो राजनीति की परिभाषा हो गई है वो ये हो गई कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, उसे टिकट दिया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये लोग अब टिकट देने के वक्त इस तरह की क्या गठबंधन राजनीति इसके पीछे बहुत बड़ा वो है? सीबीआई की मजबूरी भी है। ठीक है, नेताजी राहुल जी ने साधु यादव को टिकट दिया था और पप्पू यादव की पत्नी को टिकट दिया था बिहार में। माफ कीजिएगा, पिछले चुनाव में 2009 में, और बहुत तामझाम के साथ वो शामिल हुए थे कांग्रेस में। और जो अभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, जिसको निकाला गया साधु यादव को, बस कप्तान सिंह सोलंकी साहब, सर मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि कानून में आरोपी को जब अपने सारे कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने का हक मिलता है तो क्या नेता को नहीं ये सुविधा मिलनी चाहिए? क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? ये बात भी दलील दी जा रही है, क्या ये भी कहना है आपका, अगर वो दागी कहा जा रहा है तो? अरे दागी उसको कहा जा रहा है, लेकिन दागी पूरी तरह से जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है और अगर आखिरी में वो इनोसेंट सिद्ध होता है तो अपने कानून के का थीम ये है कि इनोसेंट मस्ट नॉट बी पनिश्ड। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है। और जहां तक ये सवाल आ रहा है कि पार्टी ने क्रिमिनल को टिकट नहीं देना चाहिए, तो पार्टी टिकट देते समय ये विचार नहीं करती कि कौन क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो सिद्ध होता है कोर्ट से। पार्टी तो विचार इस बात का करती है कि जिस क्षेत्र में हम उसको टिकट दे रहे हैं वो जनता उसके पक्ष में है कि नहीं, उसकी विनेबिलिटी है कि नहीं, वो जीत सकती है कि नहीं। ये अल्टीमेटली संसद और कोर्ट ये सबसे ऊपर हमारी जनता है और इसलिए जनता के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। बेवकूफ बनाने में ये सब काम आ रहा है। नहीं सिद्धार्थ, जिस बात लेकिन आप लोग उसको रखते हैं।
आजाद जी, ये जो जनता के नाम पे बात कही जा रही है, क्या आपको भी लगता है डेमोक्रेसी, बड़े अच्छे शब्द हैं सुनने में, पर धरातल पे जब हम चीजें देखते हैं, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक जो गठबंधन का दौर आजकल चल पड़ा है, तो ये कहा जाता है कि सरकार साम दाम दंड भेद से चलती है, और ये प्रैक्टिकल बात है, अगर इसे हम एक्सेप्ट करें, रेडिकली इस चीज को नहीं चलाया जा सकता। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में जहां से केस को लाया गया है जी, बिहार में हमने वो दिन भी देखा है जिसको हम लोग छपैया बोलते, बूथ एक लाइन से छाप लिया जाता था जी, ठीक है, क्रिमिनल्स के द्वारा, मसल्समैन के द्वारा, अब जो भी था, जो भी इस तरह का लोग थे। और एक टाइम आया कि सेशन साहब ने कुछ कानूनी परिवर्तन किया तो उसके बहुत चीज वॉश आउट हुआ। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी चीज की इशू अगर उस तरह से बना दीजिएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे, उसमें मोटिवेटेड फील हो जाता है जी, तो उससे बच करके इसमें पहल होना चाहिए। कैसे बच करके, क्या पहल आप देखते हैं इसके? अब जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण दिया मैंने कि सेशन साहब जब आए थे चुनाव आयोग की तरफ से कहानी हुई थी, तो हमारे बिहार में क्रिमिनलाइजेशन जो था, क्रिमिनल के द्वारा जो लोग आ रहे थे वो वॉश आउट हो गए थे तकरीबन जी। तो उसी तरह की चीजों को आप लाने की बात कर रहे होना हैं, चाहिए। ठीक है, सुनिए चुनाव आयोग की भी महत्व, जो दो मुद्दे शंकर आजाद ने बहुत महत्वपूर्ण बताया, एक तो कि चुनाव आयोग की भूमिका इसमें क्या, और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा था कि मोटिवेटेड कभी कभी, चूंकि हो सकता है कि देखिए सिद्धार्थ, होता यह है कि राज्यों में खास के कोई पार्टी जो होती है ना किसी एक व्यक्ति पे खड़ी होती है। नहीं, क्या राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी? नहीं, राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी जरूरी है कि इस तरह भी एक बार इस पे भी गहनता, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा, ये भी बात, कि चुनाव बार बार आप करा नहीं सकते, क्योंकि चुनाव फिर ये दलीलें, ये सब दलीलें दी गई हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा जी, क्योंकि उपचुनाव जब तो बातों को देखना पड़ेगा ना कि जमीनी बात क्या है। सिद्धार्थ, ये बात मान लीजिए कि बिहार में कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति पे खड़ी है, मान लिया कि वहां का जो सत्ता में है वो उस एक व्यक्ति को कन्विक्ट करवा देता है तो पार्टी तो कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि कन्विक्शन हो सकता है, ये क्योंकि आप यहाँ देखिए कि जब 16 दिसंबर पर क्या क्लीनिंग प्रोसेस शुरू नहीं होगी इससे, आपको नहीं, लगता है? इस पे क्लीनिंग प्रोसेस पार्टियों को भी पहले क्लीनिंग, चलिए, ये तो फिर इच्छा शक्ति वाली और आत्ममंथन वाली बात आ जाती है। पार्टियों को इस पे गंभीरता से सोचना, ठीक है, क्योंकि जब तक वो नहीं सोचेंगी, आप सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो फिर तो सवाल ये खड़ा हो जाएगा ना कि इतने सांसद जो अभी दागी हैं वो फिर दागी क्यों हैं? वो पिछले दरवाजे से फिर इसी तरह की कोशिश करते रहे, फिर तो अभी जितने सांसद सब पे सवाल खड़ा हो सकता है जो दागी हैं। निश्चित तो सवाल है, और सवाल गंभीर सवाल है, इस सवाल से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि राजनीतिक दलों की आप एक पार्टी जाके बचाने की बात थोड़ी हो रही, कोई माने दागी बचाने की बात नहीं हो रही, उस पर हो रहा है कि मंथन कीजिए रास्ता। ठीक है, दागी के बिना चुनाव भी नहीं जीता जा सकता, ये भी उसकी जरूरत है पार्टियों की। आप पिछले अगर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखिए तो दागी और बाहुबली नेताओं को जनता ने नकार दिया, जिसकी बात बार बार नेता जी कह रहे हैं कि जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए हर बड़े अपराधी को लगभग हराया। ठीक है, बिहार में भी हुआ था, और बिहार में भी पिछले चुनाव में हुआ, एक आध दो छोड़ दीजिए, तो जनरली ये हुआ। तो ये जनता अब जाग रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब नेताजी की ईमानदारी, 47% जदयू के अंदर भी संख्या है, मेरे पास आंकड़े जो है वो बता रहे हैं 47% अभी भी जेडीयू के अंदर जो है। 2-3 लोग तो जरूर है जिनको नहीं मैडम, ठीक नीता जी, पर ये बात ठीक है, अगर ये बात फिर आत्ममंथन पार्टियों के खुद पे आ गई है और पार्टियों की इच्छा शक्ति पे आ गई है। ये आप भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जो दागी लोग हैं, जो कन्विक्टेड है, जो पार्टी को लगता है उनको फिर टिकट ना मिले? वो भी तो आपकी जरूरत है। जरूरत है, इसीलिए आप सोच रही हैं। उसमें जी मैडम, जिस तरह से भाजपा कुशवाहा, मैडम क्या दागी नेता जरूरत नहीं है आपकी पार्टी की? फिर ये तो वही बात है, जो टिकट उनको मिले थे उन पे भी सवाल कि क्यों टिकट फिर उन्हें दिया गया? क्या पार्टी को नहीं पता था कि वो दागी हैं? जो क्लियर कट क्रिमिनल्स हैं उनको तो एटलीस्ट पार्टियां सोच सकती है ना कि उनको तो टिकट। नीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैम, क्रिमिनल्स हैं जी, सबको पता होता है। मेरा सवाल नीता जी आप ही से है, मेरा सवाल यही है। जी, बदलाव हर तरफ है और बदलाव यहाँ भी है। गठबंधन सरकार हमारे लिए इस समय जो परिस्थितियां हैं, हर पार्टी के लिए गठबंधन सरकार एक मजबूरी होगी। जी, तो क्या क्रिमिनल आ जाएंगे क्या? तो क्या दागियों का आना जरूरी है? गठबंधन तो उन्हीं से कभी ना कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैम, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपराध के लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? व्यवस्था खराब कर रहे हैं कैसे? कप्तान सिंह सोलंकी साहब को मिलना चाहूंगा। सर, क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी हो जाता है, जैसा नीता जी कह रही हैं? कप्तान सिंह सोलंकी साहब, कंप्रोमाइज करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में कि मजबूरी हो जाती है। पूरे देश को बर्बाद कर, पार्टी किस काम की है सर?
देखिए ये देश को बर्बाद करने का तरीका नहीं है। आप देखिए गठबंधन जो सरकारें बनती है वो मजबूरी है वो। बागियों को के बेस पे गठबंधन हो ये भी जरूरी थोड़ी है सर। गठबंधन सरकारें देखिए देश की मजबूरी है। आप क्या करेंगे इस समय? कप्तान सिंह सोलंकी सर कंप्लीट कर ले, मैं फिर आप ही के पास आऊंगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा बोलने का, प्लीज। जी सोलंकी साहब। अब गठबंधन सरकारें प्रदेश में बनती है, गठबंधन सरकारें देश में बनती है जी। वास्तव में तो सही लोकतंत्र जो है और एक मजबूत सरकार जब तक प्रदेश में और देश में नहीं होगी तब तक वो सरकार ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। यूपीए 2 जो फेल हो रही है उसमें सबसे बड़ा कारण गठबंधन है। गठबंधन के अंदर एक बार करुणानिधि ने कहा था, देखिए मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, डीएमके के प्रधानमंत्री नहीं है, डीएम के बारे में निर्णय जो है करुणानिधि करेंगे। ये जो गठबंधन की मजबूरी है। अच्छा गठबंधन सरकार मान लो कानून की तरफ से ये कानून बना दें कि जब तक एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा तब तक वो सरकार नहीं बनाएंगे। आप भी मानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। आज तो देश में एक पार्टी बहुमत में आ ही नहीं पा रही है। अब इसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ है? सरकार तो अपने को चलानी है, सरकार तो अपने को बनानी है। ऐसी स्थिति में जो मजबूरी है, अब ये विषय आता है पब्लिक का। पब्लिक को विचार करना चाहिए कि देश के अंदर अगर मजबूत हमको सरकार बनानी है तो फिर ऐसी स्थिति में हम एक पार्टी को इतना बहुमत दे दें जो अपने उसके आधार पर काम नेताजी दे रही है। सर 2 मिनट नेताजी जवाब दे दीजिए संक्षेप में प्लीज। जी नेताजी। नहीं फिर पार्टी की विचारधारा किस काम की है मैडम? अगर आप कॉम्प्रोमाइज ही करने की बात कर रही हैं तो पार्टी किस काम की, विचारधारा किस काम की? तो ये आपके कॉम्प्रोमाइज का ही नतीजा है कि लगभग 30% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, अगर फिर इस तरह से देखा जाए तो। राज्यसभा के अंदर भी दागदार है। 232 में से 40 सांसदों पर आपराधिक गंभीर मामले चल रहे हैं मैडम, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? क्या कॉम्प्रोमाइज एक रास्ता? विवेक जी, मैम मैं आपके पास आ रहा हूं प्लीज, दूसरे लोग भी हैं। देखिए जो कॉम्प्रोमाइज की बात है, अभी 2 दिन पहले ही न्यूज में राहुल गांधी जी ने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। जी नेताजी आ रहा है आपके पास, 2 मिनट। राहुल गांधी जी ने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है, किसको टिकट दी जाएगी वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा जी, उसमें से सिलेक्शन होगा। नीता जी से पूछ लें, मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या उसमें कहीं कोई एक डिटेल ऐसी भी मांगी गई है कि आप पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिखाया गया कहीं भी। राजस्थान के अंदर शायद प्रोसेस शुरू हुई थी नीता जी के, राजस्थान में कुछ ऐसी प्रोसेस शुरू की थी आपके द्वारा? अभी कल परसों ही था न्यूज में। देखिए मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि ऐसे कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, हो सकता है भरे जा रहे हैं, मैं उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। पता होना चाहिए मैडम आपको। जी राहुल जी इस बात पर ध्यान दे, उसमें क्या पूछा जा रहा है? लोगों को एनकरेज ना किया जाए। ठीक है, उस फॉर्म में क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आप जीतेंगे कैसे, आपका समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन है उसमें। चलिए वो दागी अगर खड़ा हो जाए तो और कौन खड़ा भी होगा वहां से, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये जो कम अब जिस क्षेत्र में राजा भैया हो उनके खिलाफ फिर कौन खड़ा होगा? नीताजी दागी से रिलेट पर उसे टिकट मिल जाए वही तो बात है ना मैडम, टिकट अगर उसे मिल जाता है। अच्छी बात है कि कंप्रोमाइज जो है ना, कंप्रोमाइज शब्द नेताजी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आज राजनीतिक दलों का चरित्र कंप्रोमाइज पे टिक गया है। आप कंप्रोमाइज शब्द कहाँ, आप फिर कह दीजिए कि जो कानून बने हैं जैसे बलात्कारियों को लेके हम चूंकि कंप्रोमाइज होता है, आप एक मुखिया के पास जाते हैं जिसके पास 5-10 हजार वोट होता है, भले उस पर 25 सोलंकी साहब भी कह रहे हैं कंप्रोमाइज तो होना चाहिए, थोड़ा होता है। ये कंप्रोमाइज शब्द अपने आप में बहुत दुविधा में डालने सुनीता जी सुन रही है, जैसे लोक के लिए आप तंत्र चलाते हैं, हम लोक में है, फर्क इतना है। सुनीता जी मैं कुछ कहना चाहूंगी, कॉम्प्रोमाइज पे क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पार्टियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं, इसलिए इन्होंने सारी व्यवस्थाएं जी, सारे शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र, जुडिशरी सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से सारा तंत्र लचर व्यवस्था में हो गया है। बिल्कुल, और इस वजह से वो दूसरा डर जो इनको है वो हो रहा है। आज की तारीख में सारी पॉलिटिकल क्लास का एक ही मोटिव है कि किसी भी तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, उन पर अटैक हो, वो न्यूट्रलाइज हो। ठीक है, कैग हो चाहे तमाम तरह के हो, सीबीआई हो, ठीक है, सीबीआई हो और आपका अब सुप्रीम कोर्ट हो।
शंकर आजाद जी, ये कॉम्प्रोमाइज शब्द की बात हो रही है, पर आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे और विचार होना चाहिए, जरूरी नहीं जैसे दागे की परिभाषा डिसाइडेड हो वो परिभाषा पर। सर, ऐसे परिवेश में, इतने गहन परिवेश में जहां हमारी राजनीति चलती है, उसमें आपको लगता है इस तरह का प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसमें मिल पाएगा जिसमें सब लोग राजी हो जाए, वो भी दागी जैसे मसले के ऊपर? क्योंकि आप तो खुद जिस क्षेत्र में आप जानते हैं वहां पे दागियों का एक अलग रुतबा होता है, इसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। उसमें देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें तो बहुत तरह की चीजों को देखना पड़ता है। एक तंत्र तो चल नहीं रहा है जो आप जो वर्डिक्ट पास कर दीजिए उसको सब लोग मान लेंगे। लोक का जो परिभाषित लोकतंत्र है हमारे पास, जो संवैधानिक हमारे अधिकार मिले हुए हैं, उसमें लगता है कि जिस तरह का पिछले दशक में चला जा रहा है राजनीति का, जितना अवमूल्यन हुआ है, ये मैं मानता हूँ, अवमूल्यन हुआ है, जितना कंप्रोमाइज हुआ है, तो कहीं न कहीं इसको रुकना चाहिए। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया था कि चुनाव आयोग के द्वारा कुछ लगाम कसी गई थी, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ लगाम कसा जा सकता है, काम किया जा सकता है और उसको कम किया जा सकता है जी। उस पर प्रोसेस होना चाहिए। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। चलिए फिर हम वहीं आ गए। अब सुनीता जी कुछ कह रही हैं अपनी बात आप रखिए। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कानून अगर बनेगा अच्छा तो परिस्थिति बदलेगी, लेकिन जो मनस्थिति है वो तो नैतिक बल से बदलेगी। तो इन पार्टियों में नैतिक बल जब तक नहीं आएगा तब तक इनकी मनस्थिति नहीं बदलेगी और जो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो होते रहेंगे और दागी नेताओं को ये लेते रहेंगे, क्योंकि जहां जहां दबंगई है वहां पर वो जीत सकते हैं। तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है और पब्लिक वेलफेयर की राजनीति नहीं हो रही है। अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को सर सोलंकी साहब कैसे देखती है? हम आपके पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मसले के ऊपर रविशंकर प्रसाद जी ने भी एक बात कही थी कि मैं फैसले का वो स्वागत करते हैं और मुमकिन है कि इस फैसले से विधायिका में सुधार होगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। क्या ये बात जो आप कहिए विश्वास में कैसे लाएंगे आप इस बात को? कहना तो ठीक है, आपने कह दिया। सोलंकी साहब, मेरा सवाल आपसे सर। बोलिए। क्या? मेरा सवाल यही है कि किस तरह से आप, जैसे रविशंकर प्रसाद जी ने भी यह बात कही थी कि फैसले का वो स्वागत करते हैं, मुमकिन है कि इससे विधायिका में सुधार होगा, पर यह कहना एक अलग बात है और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना, इसे एक्सेप्ट करना पार्टी लाइन पे एक अलग बात होती है। आप खुद भी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज की बात होती है। कैसे इस विरोधाभास से निपटा जाएगा? बीजेपी कैसे निपटेगी इस विरोधाभास से? ये कॉम्प्रोमाइज शब्द जो है इससे मैं सहमत नहीं हूँ जी। कॉम्प्रोमाइज के स्थान पर मजबूरी शब्द का प्रयोग करिए। जी जी, आप ही ने कहा था, आपने कहा था कि तैयार है, पर ठीक है, पर आपको क्या दिखता है, कैसे इसमें समन्वय बैठता दिखता है? कॉम्प्रोमाइज के अंदर गिल्टीनेस रहती है, कॉम्प्रोमाइज के अंदर कुछ ऐसी रहती है जो मिसडूइंग रहती है, वो नहीं है। ये देश की मजबूरी है, इस समय ये मजबूरी के हिसाब से काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सीधा स्टैंड है कि राजनीति में से क्रिमिनलाइजेशन एंड करप्शन दोनों के दोनों जाना चाहिए जी। और ऐसे कैंडिडेट जो वास्तव में अपराधी है, जनता के अंदर जिनकी अपराधी की छवि है, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो कोई भी पार्टी टिकट देते समय सब बातों का विचार करती है और वो पार्टी उसको टिकट नहीं देती। और अगर ये पार्टी तय कैसे करेगी सर? आपने पैमाना अपना तय कर लिया है कि नहीं ये पैमाना हो तो ही हम मानेंगे, तो क्या पार्टी अपने अंदर कैसे फिर तय करेगी? लोकतंत्र के अंदर तय करने वाली कोर्ट नहीं होती, लोकतंत्र के अंदर तय करने वाले उस पार्टी के कार्यकर्ता और एट लार्ज पब्लिक होती है और इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जाती है, उनको विश्वास में लेती है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर और इसलिए पब्लिक ओपिनियन और वर्कर्स ओपिनियन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पार्टी को टिकट देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उसी के अनुसार टिकट देती है। ठीक है, आज कहाँ कोई दल इस तरह का काम कर रहा है सोलंकी साहब? सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम पार्टी जनता से और कार्यकर्ताओं से, आज तो फैसले थोप दिए जाते हैं ऊपर से। अरे ऊपर से छोड़ने वाले जो सांसद है वो बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। एट लार्ज पार्टी इसी बात का विचार करती है। आप जरा अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जरा अवसर देखिए हम पार्टी के टिकट किस तरह बांट रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से बंटू पर बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ले रहे हैं और पार्टी पूरी तरह से इसमें लगी हुई है। जिनकी छवि अच्छी है, कार्यकर्ता जिनको चाहते हैं और पब्लिक चाहती है, उन्हीं को हम टिकट दे रहे हैं। नीता जी से भी जान लेते हैं। नीता जी, ये बात जो सोलंकी साहब कह रहे हैं कि पार्टी अपनी ओर से, क्योंकि ये बात तो आप भी कह रहे हैं कि हाँ हम हमारे पैमाने पे तोलेंगे तो हम मानेंगे कि भाई दागी है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं फिर उसके लिए? क्या ये उम्मीद की जाए कि ये जो बिल्कुल दागी जो शब्द है बिल्कुल आपके पैमाने पर और आपके कार्यकर्ताओं के पैमाने पर जाकर खरा नहीं उतरेगा तो उन्हें नहीं टिकट दिया जाएगा? इतनी आसान है ये बात जितनी कही जा रही है? जी नेताजी कभी जी जो दागी
जी, जो आ गए गलती से आ गए, जो दागी हैं वो गलती से आ गए फिर तो। जी नहीं, क्या लोकसभा चुनाव का डर भी आपके मन में है? ये भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। लोकसभा चुनाव का भी एक जोखिम आप नहीं उठाना चाहते, उसको लेकर के ये बात भी कही जा रही है। क्या लोकसभा चुनाव के चलते भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टैंड आप लोग नहीं ले रहे? वो खैर वो पुनर्विचार याचिका अगर चुनाव के ठीक पहले अगर अदालत इसे खारिज कर दी थी तो कितने नेताओं का भविष्य भी शायद दांव पर लग जाता है। ये भी अपने आप में। विवेक जी, आप अपनी बात रख रहे थे, क्या कह रहे थे आप? किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं? नीता जी से और सोलंकी साहब से सिर्फ यही पूछना चाहता जी। हूं। तो एक बात ये बार बार चर्चा में आ रही कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से फंसाया जाएगा, तो कृपया इनसे दोनों से ही एक सवाल पूछा जाए कि क्या इनकी पार्टी ऐसा करती है? जी, जवाब दे दीजिए नीता जी। सवाल विवेक जी ने पूछा। दोनों की पार्टी। हाँ, पर नीता जी से पहले जवाब ले लेते हैं। जी ठीक है, चलिए। ये और पार्टियां कौन है मैडम? ऐसे को कोई भी मिसयूज नहीं करेगा अगर उसके अंदर विवेक होगा। सिर्फ जो दागी होंगे, जो क्रिमिनल्स होंगे, वो ही मिसयूज करेंगे। एक बात और पूछी जाए। जी सर, संक्षेप। 160 सांसद जो हैं, इनमें से कितनों पर पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से लगा? सब पे गंभीर आरोप है। ये सब पे पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से नहीं है, अति गंभीर आरोप है। ठीक है, बिल्कुल। आखिरी में संक्षेप में सबसे मैं एक बात लेना चाहूंगा। मैम, अपनी बात आप रख दीजिए, कैसे आप इस पूरी चीज को देखते हैं और आगे बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और टीम बंदा के मेंबर होने के नाते कैसे इस मसले पे? एक तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप लोग इन लोगों को इसके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में इतनी परेशानी हो रही है तो राइट टू रिजेक्ट ले आइए। आप वोट बैंक मत करिए, जनता चुन के लाएगी। आप राइट टू रिजेक्ट तो दीजिए, राइट टू रिजेक्ट दीजिए उनको, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं उस पे और गहन विचार करके उसको मान लीजिए, क्योंकि क्रिमिनल्स आपके लिए भी अच्छे नहीं है। सारी पार्टियां धरातल पे। मलिक साहब जल्दी संक्षेप में। नहीं, जिस चीज की सुनीता जी ने, चूंकि जेपी ने इसी राइट टू रिजेक्ट के बाद जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अपने प्रतिनिधियों को बुलाने के हमें अधिकार वापस लाने का अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार क्यों नहीं बना पा रही पता नहीं, लेकिन ये है कि जिस चीज को शंकर जी ने बार बार उठाया, और वो होना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह के हमारे प्रतिनिधि चुने जाएं, और राजनीतिक दलों को इस पे बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ठीक है सर, आजाद साहब अपनी बात आप रख दीजिए, बिल्कुल संक्षेप में। सर अपनी बात आप रख दीजिए। जिसे ठीक बताई इन्होंने, और फजल साहब ने कहा कि राइट टू रिजेक्ट को लाना चाहिए, और कहीं पहले भी हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण क्रांति तमाम बातें करते थे, तो उस और पहल नहीं कर रही है जो भी सरकार बैठे लोग होते हैं। ठीक है विवेक जी। मेरा मानना यही है, जो इनका सजेशन है कि राइट टू रिजेक्ट या राइट टू रिकॉल हो, तो वो इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है। जी, ये दलील भी। चलिए, शायद उस टाइम सियासी जमीन खिसकने की भी बात डर लग रहा होगा। नीता जी अपनी बात आप रख दीजिए संक्षेप में, कैसे आने वाले दिनों के अंदर इस चीज से निपटा जाएगा? और मेरी तरफ से पूछ लीजिए, क्या क्यूरेटिव में जाएंगे? जी, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे? क्या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे मैम? क्या क्यूरेटिव पिटीशन आप फाइल करेंगे इस विषय पे सरकार की तरफ से? क्या करना चाहिए? जी डिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो राहुल जी डिसाइड करेंगे। नीता जी, पर सोलंकी साहब, ये आपसे भी संक्षेप में आपके विचार में आखिर में जानना चाहूंगा। सोलंकी जी। हेलो जी, अपने विचार आप रख दीजिए, कैसे देखते हैं, क्या इसके ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी चाहिए? अब रिव्यू के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया गया है, इसका रिव्यू होगा जी, और रिव्यू आने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विषय को लेकर के अलग से कोई एक्सपर्ट की कमेटी बना के और ये देख लेना चाहिए कि संवैधानिक दृष्टि से हम जो कह रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। अगर संवैधानिक दृष्टि से अगर ठीक नहीं है, जो 8 और 4 का जो कानून रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो वास्तव में असंवैधानिक है क्या, इसकी जांच जो है रिव्यू में कोर्ट कर दे और बाद में कोई अलग से कमेटी बना करके उससे रिव्यू करवा लीजिए। पार्टी की तो हमारी इच्छा है कि क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन राजनीति से जाना चाहिए,
तभी देश का भला हो सकता है। नेताजी का सिर्फ इतना कहेंगे कि राहुल जी को कह दीजिए कि साधु यादव और पप्पू यादव जैसे लोगों को 2014 के चुनाव में टिकट ना दे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तो हम सब जानते हैं नेताजी। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शनिंग बहुत अच्छी है और 22% दागी आपकी पार्टी में भी हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम 8। नमस्कार। कैसे इस देश में एक नया सवेरा आएगा।